अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, आज हमारे साथ शरीक महफिल हैं हमारे चंद अरब दोस्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुका या हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। तगड़े ठीक है, बाल बच्चे दी सुना तुन? जिद्दन, एहसन, मुमताज, तेरा क्वेस, मतलब की है तुम? ये सब ठीक ठाक है यार। ते सीधी गल कर तुम। अच्छा आप बताएं कैफंता? हैं जी? बोलो कुछ दसिया भी कर तुम। पौना ऊँट नाश्ते च खा जाना ना हम ऊँठुन तो लौरुन। तेरे सदके जावा तुम। इत्थे आंदी तेरी मैं भी शयात अली तबीयत बन जाती या बीबी, ये दो भरा ने तुम। उत्थे सहरा ऊंट दा पावा अगों पिछों चुक दे तुम और परात च रख लेंदे तुम और नाल कलवंजी वाले 100 नान मंगा लेंदे। हाजा ऊँट दी गर्दन ते इस तरह चूसदा जिवें आम बंदा कुकड़ी दी गर्दन नहीं चूसदा। अच्छा या अखी, हमने तो आपको अपने शो में दावत दी थी इस मौजू पे बात करने के लिए कि शुनीद है वहां पे अरब दुनिया में भी शहरियों के हालात खासे तंग हैं। टैक्स लगना शुरू हो गए हैं, महंगाई की एक वेव आई हुई है, लोग तंग हैं। आईवा की दसा या बीबी, हयातुन तब्दीलुन शदीदुन। आईवा क्या मतलब? जिंदगी बदल गई तुम। मैनू भी गल सीधी करनी चाहिए है तुम। हाँ बिल्कुल। जद मैनू पंजाबी आंदी जुए तुम ते मैं क्यों अरबी नू पुठा सीधा करा? ते गल ए भी या बीबी, साडा ते कच्छू घुमा ही पुठा हो गया। इनू ते हुण कोई आ गई सीधा करेगा ते होए। परिवार के साथ टकरा के भी हो जाता है। ठीक कहंदे तुम। अच्छा सहरा में कच्चू गुमा गाँव मिसाल देती तुम। अभी तो आप पर सिर्फ 5% वैट लगा है। हमसे पूछ के देखे, हम उस घर में रहते हैं यहाँ पर 17% टैक्स हम दे रहे हैं, आपकी 5% पे चीखें निकल गई। ये बैठ नहीं लगा तुम, ये सानू टेंशन लग गई तुम। सारी जिंदगी असी टका नहीं देता तुम, लेता तुम, लेता तुम, लेता तुम। इमदाद इमदूद देंदे तुम, मगर अपनी गवर्नमेंट नु कदी नहीं सी कुछ देता तुम। अच्छा वहां पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं आपके यहाँ, खास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, उन पर भी आपने तरह तरह से टैक्स लगा दिए। सीधी तरह आप उनको कहें जी जाओ अपने मुल्कों को वापस जाओ। नहीं तो होर ताड़ा की ख्याल है अपने बच्चियां नु वक्त पा दईए तुम। एक अरसे से वो आपको सर्विसेज दे रहे थे। ओ तुसी भी एक अरसे तो सानू खान डए हो तुम। बस कर दियो तुम, खुदा दा वास्ता जे तुम अपना भी कोई काम करो तुम। कदी अमरीका ल दौड़ दे तुम, कदी सऊदी अरब ल दौड़ दे तुम। आईवा आईवा आपने रे टीवी ते बैठ के लड़ दे तुम। कल तक असी ऐ हुंदे सा तुम, हुण साडी ऐ हालत हो गई। थोड़े दिन इंतजार करें आपकी वो हालत हो जाए। हाजा दुनिया नालों वखरे वखरे नजर आने सासी। हुण ते दुनिया दे नाल ही रल चले हैं। साडे शहर च हुण कतरीना कैफ दे पोस्टर लगे होणगे। चाचा तू पोस्टर दी गल करने तुम, होर थोड़े अरसे तक वेखी तू साडे रक्शियां च भी सुल्तान राय दी फोटो लग जानी तुम। वहां तो रिक्शा है ही नहीं है। ओ जिथे सुल्तान राय दी फोटो आ गई उथे रक्षा नहीं आउणा तुम। आईवा और सुल्तान राय दी फोटो संभाल लगे ते नहीं ना लानी तुम। हाजा यार रफीका, साडे बच्चे भी उन सलमान खान वांगर बॉडी बनावत उन। अच्छा सलमान खान तो शर्ट उतारता है, आपके बच्चे तोप उतारेंगे पूरी। ला लेंगे तुम, तोप ते सगों सौखी लत दी तुम। फ्लूटर दा छिलका ते अरबी दी तोप इंज लथ दी तुम। अच्छा या शेख मेरी बात सुने, सऊदाइजेशन अपनी जगह, गल्फाइजेशन अपनी जगह, आपका राइट बनता है कि आप अपने लोगों पे इन्हिसार करें, लेकिन अगर सारे ओवरसीज आपने निकाल दिए अरब दुनिया से तो आप लोग खुद कैसे काम करेंगे? आपको तो गाड़ी का टायर भी चेंज करना नहीं आता। ओ या बीबी, हौली हौली काम सीख लवांगे। साडियां किहड़ियां शक्लां प्रिंस करीम आगा खान नाल मिलदियां। जुम्मा जुम्मा 4 दिन ते होए ने असी अमीर होए हैं तुम, और नए सारे काम असी पहले आप ही करने सा तुम। ऐ मेरा भरा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੈਮੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਰਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਮੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਜੇ ਆ ਖੈਮਾ, ਲੱਖ ਨੇਰੀਆਂ ਆਣ ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਰਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਇਹ ਚੜਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਆਈਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 에어ਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ।
मुझे ये जरा समझाएं कि आप लोग टैक्स से इतना भाग क्यों रहे हैं? मतलब पूरी अरब दुनिया इतनी अमीर है, उसके शहरी इतने अमीर हैं, तो टैक्स से क्यों करने कतरा रहे? ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। इनका क्या कारोबार है? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं चला आपका कारोबार? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਕਾਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਦਾ। ਹਾਜ਼ਾ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, 3 ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੱਕ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ। क्यों? ਬਜਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਦੌੜਨ ਦੇ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਚ 10 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ 13 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ। मेरे ख्याल वो भी पेट्रोल पंप से खरीद के आपने डाला। ਖੂਹ ਕਾਦੇ ਸਨ, ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਨ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਸੂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੂਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੂਨੇ। अच्छा, कुओं को तो आग लग गई, अब आप क्या कारोबार करते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अच्छा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਣਾ। नहीं, देखिए सऊदी अरब की आमदन का 90% इन्हिसार जो है वो तेल पे था। अब सऊदी अरब ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये इन्हिसार कम किया जाए, दीगर जराए आमदन पैदा किए जाए। इस पे आपको क्या एतराज है? ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो फिर जो टैक्स लगा है वो जस्टिफाइड है ना, ठीक लगा है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्यों? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ये क्या बात है? खुद आप इस टैक्स पे चीख रहे हैं और वहां पे आपके यहाँ जो गैर मुल्की काम करते हैं उन पर आपने तरह तरह के टैक्स लगा दिए। और एक ठीक होया ਤੁਹਾਨੂੰ। क्यों ठीक हुआ है भाई? वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली समेत वहां पे रह रहे हैं, उन पर भी आपने 100 रियाल फी कस टैक्स आयद कर दिया। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ 100 ਰਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਜੰਮਣਗੇ। लेकिन फिर भी देखे 100 रियाल। ਇਹ 100 ਰਿਆਲ ਵੀ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ 1500 ਰਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਚੋਰ ਜਿੱਡਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਕੱਸ, ਫਰਾਰੀ ਜੀ ਸਟਾਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਜੀ ਕੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਢਿੱਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮੰਜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। अच्छा जी, आपका इस टैक्स के बारे में क्या? अच्छा, आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਊਂਠ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਮਦਰ ਆਏ। ਊਂਠ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੂੰ। कोई बड़ी चीज एक्सपोर्ट करते होंगे। ਨਹੀਂ, ਊਂਠ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। देखो कह कौन रहा है? नहीं, सही सही बताया ना, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? ਇਹ ਰੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੂੰਡੀਏ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ। यार, नाम 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 सही बताया। هذا जैतून का तेल एक्सपोर्ट करातून और सरसों का तेल इंपोर्ट करातून। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰੁੜ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਤੂੰ। अच्छा जी, आप टैक्स के बारे में पहले अपना बिजनेस तो बताया। अच्छा, बिजनेस समझिए, बिजनेस ये तो खैरात पे पलते हैं ना। ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ नहीं कर, ये तो आप मजाक कह रहे हैं ना, संजीदगी से बताएं क्या काम करते हैं? ਇਹ ਜੀ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਲੈ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ।
ਇਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ अच्छा आप लोग सारे ही इस तरह टैक्स से भाग क्यों रहे हैं? अच्छा आपका क्या कारोबार है जी? ਇਹ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਗੋਇਆ ਵੇਚਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ तेल का ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਆਪੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਆਪੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਦਾਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਲਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ। अच्छा सबका आपने बता दिए, अपना बताया नहीं। आप क्या काम करते हैं? ਯਾ ਹਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ। ये सारे तो टैक्स से इस तरह भागे हुए हैं। अच्छा देखिए ना, कुछ टैक्सेस तो ऐसे हैं ना जिनको आपको वेलकम करना चाहिए। जैसे सिगरेट पे टैक्स लगा है, हाँ। उससे उसकी कीमत दुगनी हो गई है, इस्तेमाल जाहिर है कम हो जाएगा उसका। ਯਾ ਹਬੀਬੀ ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ये सिगरेट पीते हैं? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਗਰਟ ਮੈਂ। क्यों? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਛੱਡ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। अभी तो आप बता रहे थे कि कुएं में आग लग गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई आपकी अहलिया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 16ਵੀਂ ਸੀ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। 18वीं बेगम सी के तरमीम सी। नहीं तो क्यों छोड़ के चली गई आपको? ਬਸ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਜੀ ਯਖਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ओए ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਮਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਹਿ। ਬਸ ਉੱਠੀ, ਆਪਣੀ ਯਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। 2-3 ਜੋੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯਖਣੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार भाजनैद ये जो शुमाली कोरिया के सदर ने तड़ी लगाई है ट्रंप को कि बंदा बन जा, नहीं तो एटम बम दा जेड़ा बटन है मेरी मेज ते ही लगा है। उसके जवाब में जो पेठे का सॉरी ट्रंप ने जो लगाई है वो पेठे, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि मेरा बटन मेरे ज्यादा करीब पड़ा हुआ है और वो काम भी करता है। उसका मतलब है कि शुमाली कोरिया का जो एटमी बटन है वो काम नहीं करता, मेरा काम करता है। नहीं उसको कैसे पता है कि उसका बटन काम नहीं करता? ओदा इलेक्ट्रीशियन हो, ओदा इलेक्ट्रीशियन हो। यार इसी बिजली तो एक ही है ना। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, मगर ये कहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये फड्डा अगर यहां तक बढ़ गया तो अब तो सुना है कि ये जो एटम बम है वो जापान वाला दौर गया, हिरोशिमा वाला, अब तो बहुत खतरनाक है। बहुत ये सारी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी। तो यार मुझे तो पहले ही काम हुआ हुआ है। ये तुम्हारा न्यूक्लियर से काम है। यार मजाक ना करो, ना ही मैं बम शम से डरता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि उससे बीमारियां सुना बहुत फैल जाती है। हाँ जीजी मैं भी बम से नहीं डरता, अच्छा। मुझे धुएं से बड़ी एलर्जी। यार ये एटम बम के धुएं की बात हो रही है, तुम्हें तो पाथियों के धुएं से एलर्जी है। और वैसे भी यार अक़वाम आलम को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, किसी कौम को किसी मुल्क को ये दिन ना देखना पड़े। लेकिन ये आप कह रहे हो ना कि धुआं है, तो जब एटम बम चलता है तो देखने वालों को फिर धुआं देखना नसीब नहीं होता। अच्छा जी, जाहिर है वो एटम बम है, शबरात का पटाखा तो नहीं है ना। अल्लाह खैर करे, ये शो खत्म करके तो चलते हैं इनकी तरफ, इनकी सलाह कराते हैं। नारोवाल के यूसी नाज़िम को साथ ले लेना, उसकी ट्रम्प बहुत सुनता है। नहीं यार मैं खुद जा रहा हूँ, ऐसी कौन सी बात है? वैसे लगा क्यों नहीं वो मेरी? अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। लो जी इथों आगे बम चल कहाँ जाना हमने जीजी? शुमाली कोरिया का सदर प्यांग यांग तो घर मिलते ही नहीं। शुमाली कोरिया का सदर कभी घर नहीं मिलता और हमारा सदर हमेशा घर ही मिलता। यार आप लोग पड़े हुए हो ठट्ठे में।
आप लोगों को नहीं पता कि ये कितनी सेंसिटिव बात नहीं मैंने नहीं शुरू वाकई कर नहीं दी। नहीं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है ना, ये उनको भी पता है, दोनों मुल्कों को भी पता है, अवाम को भी पता है, बल्कि अक़वाम आलम को भी पता है कि एटमी बटन कोई मतलब टीवी का रिमोट नहीं होता कि ऐसे करके दबाया और धमाका हो गया एटम बम का, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये एक टैक्टिक्स होते हैं दूसरे मुल्क को दबाव में लेने के, नफसियाती हरबा होता है। ये जानबूझ के कहा जाता है कि अमेरिका का जो एटमी बटन है वो एक एटमी फुटबॉल कहा जाता है। अब फुटबॉल नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि एक ब्रीफ केस होता है चमड़े का जिसके अंदर एटम बम का बटन होता है। और वो एटम बम का बटन भी ऐसा नहीं होता कि इधर अमेरिका के सदर ने वो बटन दबाया उधर एटम बम चल गया, बल्कि उसके अंदर एक चेन ऑफ कमांड होती है, उसमें मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें मुख्तलिफ बुकलेट्स होती हैं जिन पे अमल दरामद किया जाता है और एक हुक्म जारी किया जाता है जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसको, जो अमेरिका की फौज का सरबराह होता है उसको, फिर एक जहां पर एक उससे आगे एक अड्डा बना होता है, एक बेस बनी होती है, फिर उसके बाद वहां से वो बटन दबाया जाता है और फिर यह तयन किया जाता है कि जो 1000 एटम बम कमोबेश अमेरिका के पास इस वक्त तैयार है उनमें से कौन सा एटम बम किस वक्त कहां पे चलाना। बुल्ले बुल्ले बुल्ले। ये वही ब्रीफ केस होता है जो हर अमेरिकी सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में हमें नजर आता है। ये जब ट्रंप ने हलफ उठाया था तो एक शख्स एक ब्रीफ केस लेके ओबामा की तरफ से ट्रंप की तरफ गया था, ये वही ब्रीफ केस है। अच्छा, और इससे एक बड़ी अजीब बात है कि उसके अंदर एक चिप या क्रेडिट कार्ड की तरह का एक कार्ड होता है, उसको बिस्किट कहा जाता है। यानी उस ब्रीफ केस को फुटबॉल कहा जाता है और सितम ज़रीफी की इंतहा देखो कि उस खतरनाक चिप को बिस्किट कहा जाता है। और उस बिस्किट के अंदर भी पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोड्स होते हैं जिनको फिर डी कोड किया जाता है और फिर उस पर अमल दरामद किया जाता है। जो अमेरिका का सदर होता है उसकी जान उस ब्रीफ केस में होती है। अक़वाम आलम का अमन जो है वो एक तरह से जाहिर है। और तो मैं एक बड़ी अजीब बात बताऊं कि बिल क्लिंटन से ये जो बिस्किट था ये 2-3 महीने के लिए, जब उसका स्कैंडल आया था ना मोनिका लेविंस्की के साथ, उसका दिमाग भी फिर गया था बेचारे का, तो ये 2-3 महीने के लिए वो बिस्किट गुम हो गया था। और फिर हाँ शाबाश, उधर किधर बेचारा किम्स बिस्कुट ना लेके दुकानदार यार। लेकिन क्लिंटन ने बताया नहीं था किसी को कि मुझसे गुम हो गया परेशानी के आलम में। ये तो बाद में एक अस्करी इदारे के सरबराह ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का इंकशाफ किया था कि 3 माह तक हमारा जो एटमी बिस्किट है वो गायब। अच्छा, ये जो तुमने बताया कि उसमें क्रेडिट कार्ड होता है, तो ये तो नहीं होता कि इधर से बटन दबाएं तो आगे से अनाउंसमेंट हो जाए कि मतलूबा काल के लिए आपके पास बैलेंस नहीं है। बैलेंस उसके पास बड़ा होता है। अच्छा, वैसे उस ब्रीफ केस में बटन के अलावा भी कुछ होता है? उसमें थोड़े बहुत डॉलर नहीं होते? डॉलर नहीं होते, लेकिन एक तरह से उस तोते के अंदर अमेरिकी सदर की अपनी जान भी होती है। वो इसलिए कि उसमें ये कोड भी पहना होता है कि अगर एटमी हमले के बाद जवाबी हमला हुआ तो अमेरिका के सदर को खुद कहां पे पनाह लेनी है। उसको नहीं पता होता, अमेरिका के सदर को 1 सेकंड पहले ये नहीं पता होगा, ये उसको चेन ऑफ कमांड है जिसमें बताया जाएगा और वो चेंज करते रहते हैं सूरत हाल के मुताबिक कि अमेरिका के सदर ने खुद कहां पे छुपना है दुनिया को आग लगाने के बाद। कोई ऐसी बात नहीं ब्रीफ केस में रखने वाली। मेरे ताए के घर डाकू आए थे तो मेरा ताया फटाफट बेड थले बढ़ गया। इसका मतलब है ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका का सदर बटन दबाए और एटम बम चल जाए। नहीं चलेगा, यानी उसकी जो चेन ऑफ कमांड ऐसी है कि यह मुमकिन नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन दे दे और आर्मी इंकार कर दे या जो जिम्मेदारान है वो एटम बम चलाने से इंकार कर दे। इसीलिए तो ये हुआ था कि पहली बार अमेरिका की तारीख में कांग्रेस की तरफ से ये मुतालबा किया गया था ट्रंप के हवाले से कि इस पागल शख्स के हवाले एक बंदा ये फैसला ना करे इतने लोगों की जिंदगियों का कि उसके हाथ में एटमी बटन दे दिया जाए। इसलिए अमेरिका का जो एटमी बटन है वो किसी इदारे के या 5-6 लोगों की कमेटी के हवाले किया जाए और पाकिस्तान इस हवाले से महफूज तरीन मुल्क तस्वर किया जाए। मेरा ख्याल है महफूज तरीन तुम इसलिए कह रहे हो कि जितने हमारे सदर साहब बुजुर्ग हैं को 1.5 घंटा तो उन्होंने को ब्रीफ केस ही नहीं खोलना।
सदर बेचारे को कौन शामिल करता है? ये वजीर आजम है और वजीर दिफा है और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं और सेक्रेटरी डिफेंस है। ये सारे मिल के इस बात का फैसला करते हैं। इसलिए जो जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इस हवाले से, चेन एंड कमांड के हवाले से महफूज तरीन करार दिया था। वेल डन। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के बनते बिगड़ते मामलात और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की सालगिरह के हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब आवाम से मुखातिब है। आइए सुनते हैं। अरे मेरी बात लिख लो मेरी बात। शाह जी मैंने नहीं लिखना होता, इन्हों को ना लिखे। कोई लिख लो, 4-5 तो हो, कोई लिख लो जी। ये मेरी बात लिख लो कि जब तक भुट्टो जिंदा है पीपल्स पार्टी जिंदा रहेगी। जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो। और जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है उस वक्त तक पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे हमवतनों, तुम इधर आ जाओ, मैंने प्यारे हमवतनों कहना है। शाह जी इस तरह मैं पीपल पार्टी छोड़ जाऊंगा। मैंने तुम्हें ही प्यारे कहा है। चलो आप भुगतोगे फिर। पीपल्स पार्टी भुट्टो की फिलॉसफी का नाम है। हम भुट्टो के फलसफे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये भाई, अगर ज्यादा लंबा करना है तो मैं फिर रोटी वोटी खाऊं। मैं कहने लगा था शाह जी को। चलो कह लो जल्दी से। भुट्टो जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो। ओ भाई तुम भी डांस किया करो। टोटल हो कितने? शाह जी मेरे गोडे पे सट लगी। जब पता होता है कि जलसा करीब आने वाला है तो सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखते बाबा? जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो, ओ भुट्टो जीवे भुट्टो। ये असल में भुट्टो का नजरिया है जो नाच रहा है। जी हाँ, ये भुट्टो का शहर है जो आवाम झूम रही है। ये देखो, ये वाला स्टेप नहीं आता इसमें। ये वाला स्टेप जो है ये पीटीआई का नजरिया है। वो सिर्फ वो अपने वाला झूम के ही कर रहे हैं। खुर्शीद शाह जिंदाबाद, खुर्शीद शाह जिंदाबाद। जी आप छोड़े, बात करें। अवाम का समंदर आपको सुनने के लिए बेताब है। भाई बात क्या करनी है, हमने तो समुद्र का तरला ही करना होता है। क्या? अब ना पार्टी छोड़ के जाना, पहले ही समुद्र तालाब में बदल गया है। ये क्या कह रहे हैं शाह जी आप? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा बाबा। बाबा ज्यादा लंबा ना किया करो, आगे लोग उठ के चले जाते हैं। बात सिर्फ ये कहने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं जी। ये एक कहता है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। दूसरा कहता है कि मुझे नजूमियों ने कह दिया वजीर आजम मैं बनूंगा। भाई अगर तुम लोगों ने ये आपस में ही वजीर आजम बनना है तो जो हम वजीर आजम बड़ा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वजीर आजम बिलावल भुट्टो, वजीर आजम बिलावल भुट्टो, वजीर आजम। बिलावल भुट्टो। ये आवाम की आवाज है, ये किसी नजूमी की आवाज नहीं है, या ये खुद वजीर आजम की आवाज नहीं है। ये आवाम की आवाज है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो। शाह जी आवाम से कहे ना कि वोट भी दिया करे फिर आपको। भाई ये तुम क्या करो, तुम इधर पकौड़े लगा के बैठे हो। ये मेरा काम तो नहीं है ना कहना। ओ बाबा हम तुम्हारे कहने पे तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाती हैं, तुम हमारे लिए वोट भी नहीं मांग सकते। शाह जी बिलफर्ज माल मैंने कह भी दिया ना तो मेरे बस का रोग ये रहा नहीं। शाह जी जिस दिन आप टांगा चला रहे थे मैं उस दिन कह भी रहा था कि शुरू हो जाए। और टांगे वाला वोट मांगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला वोट मांगदा, ओ टांगे वाला वोट मांगदा। बकवास बंद करो। वो अच्छा बिला पढ़ा लिखा आदमी है, वो कह रहा है मेरे कहने पे नहीं वोट देना तो टांगे वाले के कहने पे कहां देना है? कांगे वाले नु कोई राह नहीं देन दिया, तू वोट मंगने। शाह जी ये तो आपके अपने लोग ही मायूस हुए हुए। ये ऐसे ही दिल छोटा कर रहे हैं, घबराओ नहीं। इंशाल्लाह आप देखना ये 2018 का इलेक्शन जो होगा पीपल्स पार्टी के वोटों का कोई हवालिया बन जाएगा। फिर स्नो फॉलिंग होगी तो उसके ऊपर बर्फ जम जाएगी। शाह जी ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਯਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਿੱਲਾ ਤੀਰ ਕਿੱਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗਿੱਲਾ ਤੀਰ ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਓ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। घबराओ नहीं, अब ये तीर इधर ही नहीं गिरेगा, ये तीर अब जालिमों के जाबरों के सीने में पेवस्त होगा। भुट्टो ने कहा था पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार तक। ये भुट्टो ने नहीं, इकबाल ने कहा था। हमें तो जो भी कहा था भुट्टो ने कहा था। हाँ जी भुट्टो, कान खोल के सुन लो, ये जो 2018 का इलेक्शन है, ये 2018 ही है ना? शाह जी भुट्टो को पूछ लो। ये 2018 का इलेक्शन आमरीयत की मौत होगा। इस इलेक्शन में मुल्क लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा करने वालों के सीने में पीपल्स पार्टी का तीर लगेगा। शाह जी आपकी नीयत क्या है? जरदारी साहब का कुछ ख्याल करें। उन्होंने बैंक बदल लिया हुआ है, वो इतने बोले नहीं है कि इतना शोर भी पड़े और वो बैंक वही रखे। हाँ जी भुट्टो, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इक्तदार में आके गरीब की जिंदगी को बेहतरीन बना देगी। तो शाह जी वो नारा लगाऊं, रोटी कपड़ा और मकान? वो रहने दो, वो मजाक बन गया हुआ है। इस मुल्क की गरीब आवाम सुन ले के उसकी एक ही पार्टी है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। अगे हो गरीब की गल हो रही है। चल तू ही अगे खलोता रहा, तू कड़ा मियां मंशा है। जी भुट्टो, शाह जी आप आवाम को बताएं भुट्टो की सालगिरह के दिन कि भुट्टो पहला लीडर था पाकिस्तान में जिसने गरीब आवाम को बताया था कि वो इस मुल्क की ताकत है, बल्कि वो ही इस मुल्क की ताकत है। बाबा ये बात एक दफा नवीद कबर ने की थी, लोगों ने कहा कि उसकी बात ही सुनाती रहती हो, खुद असेंबली में सोए रहती हो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, हारियों की जमात है, किसानों की जमात है, मजबूर और पिसे हुए लोगों की जमात है। लेकिन इस जमात के सारे लीडर खुद लैंड क्रूजरें लेके फिर रहे हैं। वो इसलिए लेके फिर रही है कि गरीब को बता सके कि ये होती है लैंड क्रूजर। अभी हम गरीब का नॉलेज बढ़ा रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता गरीब की इनकम भी बढ़ाएंगे। सही कह रहे हैं शाह जी, पहले अपना गरीब को लैंड क्रूज फड़ा देनी, वो कंच मार दे। जी भुट्टो, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। जी भुट्टो। अच्छा जी, आज जिस शटार फैमिली का मैं जिक्र करने लगा हूं, आप सब बहुत खुश होंगे, बल्कि मुझे दाद देंगे कि सही शटार फैमिली लेके आए। अच्छा। फैज अहमद फैज साहब के नाम से कौन वाकफ है? वाह, क्या बात है। बहुत बड़े शायर हुए हाँ जी। और उसके साथ साथ जो बातें ज्यादा मशहूर नहीं है मैं वो बताता चलूं। जी। रेडियो पे उन्होंने ड्रामे भी बड़े लिखे हुए हैं। अच्छा। जी जनाब। और उसके बाद ये मेरा ख्याल है किताबों में काफी लोगों ने पढ़ा है कि वो अंग्रेज के वक्त में फौज में कैप्टन भर्ती हो गए थे। अच्छा। जी हाँ, और लेफ्टिनेंट कर्नल तक कर गए थे। क्या बात है। हाँ जी, फौज से पहले वैसे इन्होंने एमए इंग्लिश और एमए अरबी किया हुआ था, और एमएओ कॉलेज अमृतसर में ये लेक्चरर भी भर्ती हुए थे फैज साहब, और एकदम ये मौलवी छोड़ के तो ये फौज में भर्ती हो गए। बहुत बड़ा नाम है फैज अहमद फैज, हमारे वो मुल्क की शान है। जी। सियालकोट के इलाके बल्कि कस्बे काला कादर में ये 13 फरवरी को 1911 में पैदा हुए थे। क्या बात। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो पुराने तो सारे लोगों को पता है, इस तरह के जो खोचल लोग हैं, नई नस्ल के लिए बताना चाहता हूं कि एमडी तासीर बड़ी अदबी शख्सियत हुए हैं लाहौर की। ये सलमान तासीर के वालिद, उनकी जो बेगम थी क्रिस्टोबल, उनकी छोटी बहन एलिस के साथ फैज साहब ने शादी की थी। अच्छा। और निकाह के बाद उनका नाम एलिस साहिबा का कलसूम हो गया। जी। तो अब अगर शुरू हो जाए ना इनकी शिकार गिनने के लिए तो खत्म ही नहीं होते। सारी फैमिली शिकारों की या बड़े बड़े लोग हुए हैं। अच्छा। इनके वालिद साहब सुल्तान मोहम्मद खान, जी। वो भी बड़े ही अदबी शख्सियत थे और बड़े लायक आदमी थे। अफगानिस्तान में चीफ सेक्रेटरी रहे हुए हैं। क्या बात। और इंग्लैंड में वो अफगानिस्तान की तरफ से सफीर बन के भी गए हुए हैं। अच्छा। और अफगानिस्तान में ही अफगानी एक वजीर थे, उनकी बेटी के साथ इन्होंने शादी की थी।
پھر 3 سال انگلینڈ رہے, کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی. بڑی قابل شخصیت تھے. اور ان کی جو بیگم تھی, یہ جو جن کا میں نے بتایا آپ کو, وہ جوانی میں ہی انتقال کر گئی. ویسے انہوں نے 4 شادیاں کی تھی, اور یہ فیض صاحب ان کی آخری بیگم میں سے تھے. لجی اگے اب شٹار شروع ہو چلے ہیں. ایک بہت بڑا نام ہوا ہے شعیب ہاشمی. کیا بات ہے. گورنمنٹ کالج میں ساری زندگی پڑھایا ہے بچوں کو, ایجوکیشن میں بھی کمال کیا ہے. پاکستان کے بہت بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ شعیب صاحب کے شاگردوں میں شامل ہیں. بالکل. اور انتہائی اچھے کمال کے ٹیچر تھے. جتنی دیر پڑھایا با کمال پڑھایا ہے. اور خود بھی لندن سکول آف اکنامکس سے MSc کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد تھیٹر کی تعلیم رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس لندن سے حاصل کی. بہت اچھا. اور آرٹ میں بھی با کمال ہوئے ہیں. میں بڑی اللانیہ ببانگے دوہل یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہم شو کر رہے ہیں, یہ ہم اس کے پاس کو بھی نہیں کر سکے شو. شعیب صاحب نے اس طرح کا شو شروع کیا ہوا ہے پی ٹی وی کے اوپر, جو سوشل اور پولیٹیکل اور دوسری سٹائر پہ شو ہوتا تھا. کمال کا بڑے بڑے مشہور شو ہوئے ہیں, اکڑ بکڑ, ٹال مٹول, سچ گپ, بڑا باکمال. اور تھیٹر اتنا خوبصورت کیا ہوا ہے شعیب صاحب نے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نئے نئے آئے تھے تو بخدا شعیب صاحب کو ڈائریکشن دیتے ہوئے دیکھنے کے لیے ترستے تھے. خود تو ہم اندر نہیں جا سکے. شعیب صاحب اور ڈاڈے بھی پڑے تھے اور پیارے بھی بڑے. آواز اور دبدبہ اور آنکھیں ان کی اور مونچھیں ان کی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بہت بڑے آدمی ہوئے ہیں, بڑے دانشور آدمی ہوئے ہیں. یعنی تدریس میں بھی, ادب میں بھی اور ایکٹنگ میں بھی با کمال ہوئے ہیں. یہ عرفان کھوسٹ صاحب, ارشد محمود صاحب, پھر نوید شہزاد صاحبہ ان کی ٹیم میں ہوتی تھی. سلیمہ ہاشمی صاحبہ اور منیزہ ہاشمی صاحبہ جو فیض احمد فیض صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں, وہ ان کی ٹیم میں ایکٹنگ کرتی تھی. اور یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ کے یہ خاوند ہیں شعیب ہاشمی. اللہ پاک ان دونوں کو اسی طرح ہمارے سر پہ سلامت رکھے. اور پھر سلیمہ ہاشمی صاحبہ اور منیزہ ہاشمی صاحبہ, فیض صاحب کی 2 بیٹیاں جو خود بہت بڑا نام ہوئی ہیں. اور اتنی کیوٹو ہیں دونوں. پاجنیت تمہیں میں کیا بتاؤں, صحیح پیاری اماں جو ہوتی ہیں نا, یہ دونوں خواتین ہیں. بہت پیاری طبیعت اور لاجواب فنکارہ دونوں. اور پھر سلیمہ ہاشمی صاحبہ تو NCA کی پرنسپل رہی ہیں, بہت بڑی استاد ہوئی ہیں. اب بھی وزٹ کرتی رہتی ہیں مختلف یونیورسٹیوں کو, کالجوں کو, جا کے بچوں کو بتاتی ہیں کہ بیٹا اجی بنو. ہنس کے کھوتا ہی کھوچ سڑ. اور خود اتنی کمال کی فنکارہ بھی ہیں سلیمہ ہاشمی صاحبہ کہ یہ جو میں نے شعیب صاحب کے شو بتائے ہیں, ان میں ایکٹنگ ایسی کمال کیا کرتی تھی. اور اب بھی ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں, اپنے علم کو بانٹتی پھر رہی ہیں. اب منیزہ ہاشمی صاحبہ جو دوسری بیٹی ہیں فیض صاحب, وہ ہماری سب کو پتا ہے کہ ڈائریکٹر پروگرام ٹیلی ویژن کی ریٹائر ہوئی ہیں. ہمارے لاہور میں GM بھی رہ چکی ہیں پی ٹی وی کی, اور بے شمار انہوں نے ڈرامے بھی کیے ہیں خواتین کے حوالے سے. بڑے بڑے اچھے پروگرام, بڑے بڑے اچھے ڈرامے. اور میری خوش قسمتی ہے چھوٹو کی کہانی کے نام سے میں نے منیزہ ہاشمی صاحبہ کا سیریل کیا ہوا ہے. اور ان کی بدقسمتی یعنی نالو نال منو پترا کری جائے. قسمت کی بات ہے. کبھی ملے منیزہ آپا تو ان سے پوچھنا کہ یہ کیسا کیوٹو ہے. وہ کہتی ہیں کہ میرے 2 ہی بچوں نے نام بنایا ہے, ایک ایئی اور ایک عدیل ہاشمی. اچھا, ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ منیزہ ہاشمی صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں حمیر ہاشمی صاحب, وہ شعیب ہاشمی صاحب کے سکے چھوٹے برا ہیں. اور حمیر صاحب بھی انتہائی اچھی طبیعت کے مالک ہیں, مگر مجھے ملتی ہیں تو جگت ضرور کرتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ حمیر ہاشمی اور شعیب ہاشمی صاحب بھائی بھی ہیں اور ہمزلف بھی ہیں. اور دوسری طرف منیزہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی بہنیں بھی ہیں اور دیورانی اور جٹھانی بھی ہیں. جی جناب. لڑائیاں کم ہوتی ہوں گی یا بہت زیادہ ہوتی ہوں گی؟ یار بالکل ہی نہیں ہوتی. سارے ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کیوٹ ہیں. یہ تو دوسروں کو محبتیں بانٹتے پھرتے ہیں, تو خود انہوں نے کس لیے لڑنا ہے؟ نہیں, سارے خاندان کا واقعی قلم, کتاب, حرف اور لفظ سے رشتہ بالکل لاجواب. کیا بات ہے جی. اچھا, منیزہ آپا خود بھی بہت بڑی خاتون ہیں اور ماشاءاللہ
काम भी बेशुमार आला है। उनके बेटे जिनका मैंने नाम लिया है अदील हाशमी साहब, वो भी आप सब देख रहे हैं उनको, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और अरूज दे। कमाल के वो राइटर, कमाल के डायरेक्टर, कमाल के वो अपना एक्टर हुए हैं। और उनकी जो कमर्शियल है, पाकिस्तान में कॉमेडी कमर्शियल का आगाज मेरा ख्याल है इन्हीं की टीम ने किया। बहुत अल्लाह के फनकार हैं और अल्लाह पाक बहुत ज्यादा इनको मजीद दे। अच्छा, अदील मुनीजा हाशमी साहब का बेटे है ना? जी जी जी। और शुएब हाशमी साहब और सलीमा हाशमी के उनके 2 बच्चे हैं, यासर हाशमी और मीरा हाशमी। इसीलिए कहा जाता है बच्चे 2 ही अच्छे हैं। और वाकई ये दोनों बहुत अच्छे हैं। मीरा हाशमी साहबा ने कनकोर्डिया यूनिवर्सिटी कनाडा से फिल्म प्रोडक्शन की तालीम हासिल की और इस वक्त भी शोबा तालीम से मुंसलिक है और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी वड्डी यूनिवर्सिटी, यार ये यूनिवर्सिटी ने मेरे मुंह से सही तुमने कभी देख ली होती ना एक दफा कोई भी तो फर तुमने आज यूनिवर्सिटी मुझे जाते हुए दिखानी है तुमको। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तदरीस के फराइज सर अंजाम दे रही हैं ये मीरा हाशमी साहिबा। और